हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। ये है निर्माण बैच और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर करके कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर विच वाज नेम्ड एज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड सेकेंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ये दोनों ही चैप्टर्स 2 लेक्चर ईच में हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, सारे नोट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, नोट्स अगर आपको चाहिए क्लासेस के, इसके अलावा भी जो भी यूजफुल मटेरियल्स हैं वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लस चैनल के बायो में भी मिल जाएगी। आज जो हमारी क्लास है ये है 5th लेक्चर निर्माण बैच का, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3rd चैप्टर विच इज़ टाइटल्ड एज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। यानी इसमें हम लोग समझेंगे कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कंडीशंस होती हैं जहाँ पर जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो वर्ड्स आप सुनते हैं, आप टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और इस चैप्टर में जो बेसिक मेन जो हमारा फोकस होगा वो दैट विल बी ऑन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक टर्म है जिसको डिटेल में आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल स्पीकिंग में, अपने कॉन्वर्जेशंस में लोग स्ट्रेस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल क्या सिग्निफिकेंस है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने पिछले 2 चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पहले उनको पढ़ के आओ तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, बिकॉज ऐसा इंटरकनेक्टेड नहीं है वो सेट चैप्टर्स। बट स्टिल अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस ऑल्सो चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी सारी क्लासेस जो अभी तक हुई हैं या आगे जो भी होंगी वो सारी ऐड होती जाएंगी क्लास 12th साइकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट के अंदर। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर के साथ। आप जो भी ये सारी इतने सालों से, जब से आप थोड़े समझदार हुए हैं, आप जो भी ये सारी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ये सारे आप क्यों कर रहे हैं? मतलब अभी तो फिलहाल का आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट टर्म गोल तो ये आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, ये आपका सबका शॉर्ट टर्म गोल है। इसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो एक जो मेजर गोल है, जो एक लॉन्ग टर्म गोल है, वो क्या है आपका? बिकॉज यू हैव टू गेट अ जॉब, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं एंड में, रिस्पेक्ट मिलना, अच्छी पोजीशन मिलना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। बेसिक जो आपकी नीड है लाइफ में वो क्या है? पैसे कमाना है आपको। अब जब आप इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, एक एक क्लास, मान लो आपने एक एग्ज़ाम निकाल लिया कोई अच्छा सा, एंड नाउ आपका इंटरव्यू आने वाला है। आप इमेजिन करो अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के। एक छोटा सा स्कूल में आपके कंपटीशन भी होता है, तो जब आप स्टेज पे जाते हो, इतनी सारी लंबी बड़ी सी ऑडियंस होती है आपके सामने, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको उस स्टेज पे बोलने में भी आपको डर लगता है, उसके पहले भी आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपको एक स्टेज फियर आप एक्सपीरियंस करते हो। तो सोचो कि जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, जहाँ पर एक पैनल बैठा होगा, उसमें एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, एक वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी होगा जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, आपकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा। आप उस कंडीशन में अपने आप को डालकर सोचो कि उस वक्त पे आप कैसा फील करोगे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू नो कि टुमारो यू हैव टू गो फॉर दैट इंटरव्यू। वहाँ पर आप कैसा फील करोगे? आपके ऊपर एक प्रेशर फील करोगे। वो प्रेशर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक प्रेशर हो सकता है आपका खुद का, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना है लोगों के सामने, आपको अपनी एबिलिटीज़ प्रूव करनी है, आपको ये दिखाना है कि आप किसी काबिल हो, आपकी खुद की भी खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल करनी है। सेकेंडरी प्रेशर हो सकता है आपका आपके फैमिली से, कि आपको अब जॉब करनी है, आपकी उम्र ऐसी हो गई है, आप ऐसी एज में हो या लाइफ के ऐसे फेज में, स्टेज पर हो जहाँ पर यू हैव टू बी स्टेबल फाइनेंशियली। और इसके साथ साथ सोशली भी आप सोच सकते हो कि रिश्तेदारों के सामने आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छा साबित करना है। दुनिया आपको बुरा समझेगी या ख़राब समझेगी या निकम्मा समझेगी या समझेगी कि आप काबिल नहीं हैं, उनको भी दिखाना है। तो बहुत सारे कारणों से उस वक्त पे आप एक प्रेशर फील करोगे। वो जो प्रेशर आप फील कर रहे हो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ एक डर, आपका दिल की धड़कनें बढ़ जाना, हाथ पैर कांपने लगना, ये सारे आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो ये जो किसी भी ऐसी सिचुएशन जो आपको दबाव, आपके ऊपर एक प्रेशर सा डालती है ना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस। वो जो प्रेशर आप फील कर रहे हो अपने ऊपर, दैट इज़ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हम लोग उसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या दी गई है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन's एबिलिटी टू कोप। अब देखो, आपकी बॉडी जो है, किसी भी ह्यूमन की बॉडी जो है, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है हमेशा। इक्विलिब्रियम, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे तो आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे लाएगी वो, आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे तो वहाँ से भी आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे लाना चाहेगी। किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं, नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो अगर आप
फिजिकल आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप देखो अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, उसको कम करेगी ताकि आपका इक्विलिब्रियम बना रहे। शुगर लेवल आप देखते हो बॉडी में, जब ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान करता है, कम हो जाता है तो भी नुकसान करता है। तो चीज़ें हमेशा इक्विलिब्रियम में होती हैं, तभी वो सही तरीके से फंक्शन कर सकती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमेशा क्या करती है, एक फंक्शनल इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हो हर एस्पेक्ट में एक इक्विलिब्रियम बॉडी मेंटेन करना चाहती है। किसी भी इस परिस्थिति की वजह से, कोई भी कंडीशन हो गई, उसकी वजह से जब आपकी बॉडी का ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब होता है, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। मतलब उस सिचुएशन को तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन करोगे, बट ये जो फिनोमेना है जिसमें आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी बॉडी जो उस वक्त पे एक्सपीरियंस कर रही है, उस एक्सपीरियंस को हम स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, जो उस सिचुएशन की वजह से हमें हो रहा है, और जो वो सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये सारी रिएक्शन हुई है, जैसा हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, वो जिस सिचुएशन की वजह से भी हुआ है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेसर। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमें बेसिकली स्ट्रेस के बारे में समझना है। तो स्ट्रेस मतलब जो भी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस जो है कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे थे जॉब के इंटरव्यू का, नेक्स्ट डे आपका जॉब इंटरव्यू है, आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से टेंशन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है अगर ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं होगा, आपके दिमाग में कोई चीज़ घुसेगी ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा आपके दिमाग में यही सब टेंशन चल रही है कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बार मुझे प्रूव करना है, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, और दोस्तों में भी देखो सबका होता जा रहा है, मैं ही बैठा हुआ हूँ अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ऐसे करके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली कम हो जाएगी, तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अच्छे से, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। ऐसा कोई भी स्ट्रेस जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस। क्या कहते हैं हम उसे, डिस्ट्रेस। तो दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस, यानी कि वो आपकी फिजिकली या मेंटली कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक लेवल पर अगर ये स्ट्रेस रहता है जहाँ पर जितने स्ट्रेस की हमारे बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखो एकदम आप फ्री हो जाओगे कि कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा यार हो जाएगा, अगर आप ऐसा फील करोगे तो क्या आप कभी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे? क्या आपके अंदर एक मोटिवेशन बिल्ड हो पाएगी कि आपको अच्छा करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी? तो वो मोटिवेशन पैदा करने के लिए जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, एंड दैट इज नोन एज यू स्ट्रेस। क्या कहते हैं, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस। तो ये क्या करेगा, ये आपके अंदर मोटिवेशन बिल्ड करेगा, और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, अच्छी होगी, इन्हांस होंगी। और अगर कहीं ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है आपके ऊपर, तो आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब जब भी देखो, आपने यही सब पढ़ा कि स्ट्रेस मेक्स अस अलर्ट, विजिलेंट एंड हेल्प्स अस रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस इफेक्टिवली। चैलेंजेस क्या होते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, दैट इज अ चैलेंज। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो वो आपकी परफॉर्मेंस खराब करेगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका आपके बॉडी पर। और अगर कम स्ट्रेस होगा तो हम मोटिवेशन ही नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम परफॉर्मेंस अच्छा देंगे भी कैसे? ठीक है, सिंपल, इतना सबको समझ में आया जितना मैंने अभी बताया। स्ट्रेस जो टर्म है, ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से विच इज़ स्ट्रिक्टस, और स्ट्रिक्टस का मीनिंग होता है टाइट, मतलब दबा हुआ, प्रेशराइज्ड। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड फिजिकली या मेंटली जब आप एक प्रेशर फील करते हो अपने ऊपर, टाइटन फील करते हो, दबा दबा फील करते हो, दैट सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रेस, दैट एक्सपीरियंस इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल फीलिंग्स आप कैसी कैसी आप एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ पर जब स्ट्रेस होगा आपको तो मसल टेंशन, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग, ये सारे इसके क्या हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सपीरियंस को ये टर्म स्ट्रेस दिया गया, विच मीन्स विच कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस विच मीन्स टाइट। अंडरस्टूड। नाउ अभी मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है इंडिविजुअल को, दैट सिचुएशन या दैट इवेंट इज नोन एज स्ट्रेसर। तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इवेंट या कंडीशन जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो भले नॉइज़ हो सकती है कि शोर हो रहा है, उसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल, अनईजी फील कर रहे हो, बैड रिलेशनशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है, किसी दिन आपकी बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप उस समय पे फील करोगे कि यार कहीं इतनी अच्छी दोस्ती हमारी इतने सालों की ख़राब ना हो जाए, आप बुरा फील करोगे, है ना। इतनी सारी जो भी अच्छा वक्त आपने गुजारा होगा आप याद करोगे उसको, और उस वक्त पे आपको टेंशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
क्यों फील कर रहे हो आप? बिकॉज आपकी फ्रेंड से लड़ाई हुई है, तो वो जो लड़ाई हुई, वो जो इवेंट था, वो जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेसर। और एक और टर्म आपने सुना होगा, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन एक जो इम्पैक्ट पड़ा उस स्ट्रेस का आपके बॉडी पर, जब लंबे समय तक या थोड़े लंबे समय तक आपने उस स्ट्रेस को फील किया, आप स्ट्रेस्ड रहे, तो जो आपके बॉडी पर असर हुआ उस स्ट्रेस का, जो इम्पैक्ट पड़ा फिजिकली या मेंटली, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर अगर इसको आपको याद करना है तो आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर सकते हो। कैसे? जैसे आप समझ लो, सबसे ऊपर आपका आ गया है स्ट्रेसर, ठीक है। स्ट्रेसर का जो इम्पैक्ट है दैट इज नोन एज स्ट्रेस, और स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस यहाँ पर जो है ये एक साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या किसी भी एक्सटर्नल इवेंट जो आपको थ्रेट फील करा रहा हो, हार्म कर रहा हो या आपके लिए नेगेटिव आपको लग रहा हो, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेन जो है वो इसी स्ट्रेस का जो नतीजा निकला, जो इम्पैक्ट हुआ आपके बॉडी पर, जो कॉन्सिक्वेंस आया, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आया, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है कि आपकी माइंड या आपकी बॉडी कैसे इस तरीके के स्ट्रेस पे रिस्पॉन्ड करती है, कैसा रिस्पॉन्स देती है, ये जो है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। तो हैंस सेलिए इन्होंने स्ट्रेस की एक डेफिनेशन दी, और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है बॉडी का किसी भी डिमांड पे। अब इतनी ही है ये डेफिनेशन, ठीक है। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। अब इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, इसमें दो टर्म समझने वाले हैं, जिसको समझोगे तो आप उनकी बात का निष्कर्ष समझ सकते हो। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एनी डिमांड। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से इनका मतलब क्या है? कोई भी जब सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमारी बॉडी को कुछ चेंज मिलता है, जैसे बॉडी क्या होती है, वो एक तरीके से ना, जब हम देखते हो, जब आप बहुत दिन तक एक आपका फिक्स्ड कोई रूटीन होता है कि यार मैं सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक फिक्स रूटीन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। और जिस दिन अचानक से जब वो रूटीन कहीं डिस्टर्ब होता है ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, या आपकी जो रूटीन थी वो कहीं किसी तरीके कुछ गेस्ट आ गए तो डिस्टर्ब हो गई, तो आप एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है या एक अनईजीनेस आप कह सकते हो, आप फील करते हो, है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी होती है। तो हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक रूटीन समझ लो आप, एक रूटीन सेट है या एक तरीके से चल रही हैं। जब इसी किसी चीज़ में, इसके किसी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में जब कोई चेंज आता है ना, तो हमारी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करना चाहती है, मतलब चाहती है कि ये चेंज ना पैदा हो, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको इक्विलिब्रियम बना के रखना है। तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रेशर आता है, जैसे बाहरी कोई भी ऐसी इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको प्रेशराइज कर रही है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस फील हो सकता है, तो बॉडी जो है वो ऐसी हर सिचुएशन पे एक ही तरीके से रिएक्ट करती है। किस तरीके से रिएक्ट करती है? उसको रेजिस्ट करेगी, है ना, या फिर क्या करेगी, उससे उसको टेंशन फील होने लगेगी, स्ट्रेस होने लगेगा। अब स्ट्रेस के क्या, जो भी फिजिकली, इमोशनली या मेंटली कोई भी जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे होने लगेंगे। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में कुछ अलग तरीके का रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी और दूसरी सिचुएशन में एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है हर सिचुएशन का। हर सिचुएशन में एक कॉमन रिस्पॉन्स आएगा और वही होगा क्या? स्ट्रेस होगा। वही, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। और वही ये कह रहे हैं कि चाहे को एनी डिमांड, मतलब किसी भी तरीके का कोई सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कारण चाहे कुछ भी हो उस स्ट्रेस का, हमारी बॉडी एक ही तरीके का रिस्पॉन्स देगी। और वो रिस्पॉन्स कैसा होगा? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी या किसी भी तरीके का ऐसा कुछ हमें फीलिंग, जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो होने लगेंगे। तो इनका कहना है कि स्ट्रेस वो रिएक्शन है जो हमारी बॉडी हर उस सूरत में दिखाती है जब उस पर कोई प्रेशर या कोई चेंज आता है। तो उस चेंज की वजह से जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस होता है, बिना ये देखे कि वो चेंज किस वजह से है, ये हमें नहीं देखना, कुछ भी कारण हो उस चेंज का, हमारी बॉडी में एक ही तरीके का रिएक्शन होगा और दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ये इन्होंने हैंस सेलियर ने क्या किया, अपने डेफिनेशन दी स्ट्रेस की। पर फिर बाकी के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनसे सवाल भी उठाए कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे लोग अलग अलग हों और चाहे सेम इंसान हो, हर सिचुएशन में एक ही रिएक्शन कैसे आ सकता है? तो लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब अलग अलग स्ट्रेसर होता है ना, स्ट्रेसर का मतलब समझ रहे हो, बताया मैंने, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से स्ट्रेस फील करता है आदमी, तो जब अलग अलग स्ट्रेसर होता है तो हर स्ट्रेसर में बॉडी एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करती है। और प्लस दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल भी अगर चेंज हो रहा है, मतलब हर इंसान अलग अलग है, तो एक चीज़ किसी के लिए अगर टेंशन लेने वाली बात है तो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती है ना। मान लो आपका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, अब
एक बंदा ऐसा है कि जिसने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, प्रिपेयर किया हुआ है, मस्त एकदम उसने स्कूल में से प्रिपरेशन की, प्लस उसने एक बहुत अच्छी सी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी थी और उसकी प्रैक्टिस एकदम धुआंधार, उसने साल भर प्रैक्टिस की, मस्त एकदम उसका प्रिपरेशन हो रखा है। और एक बच्चा ऐसा है कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे सारा डिपेंडेंट है, उसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की, साल भर खूब मस्ती की और एंड में जो है वो 2 दिन पहले बुक लेके बैठा है और अब उसको हो रही है भयंकर टेंशन, खतरनाक वाली। अब यहाँ पर ये मैथ्स का एग्जाम जो है वो एक स्ट्रेसर समझ लो आप। तो दूसरे बंदे को जिसने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ाई की, उसके लिए ये ज़्यादा बड़ा स्ट्रेसर होगा या पहले के लिए होगा? पहले के लिए नहीं होगा। पहले कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन कर ली है, तो मेरे को काहे को टेंशन होगी। और दूसरा है वहीं जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, अब मैं इसमें से क्या पढ़ लूँ क्या छोड़ दूँ, और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेसर, एक तरीके की सिचुएशन जो है वो सबके लिए बराबर का स्ट्रेस देगी या सबकी बॉडी सेम तरीके से ही उस पर रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अलग भी हो सकता है। ये बाकी के सारे साइकोलॉजिस्ट ने हैंस एले की इस डेफिनेशन पे विरोध किया, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो आपको स्ट्रेस फील करा सकती है, तो उससे जो आपका कोप करने का एक तरीका होता है, जो आप उस स्ट्रेस की, ऐसा तो है नहीं कि एक सिचुएशन है अब वो मुझे स्ट्रेस दे सकती है तो मैं फिर स्ट्रेस ही फील करता रहूँ रात भर, सवेरे एग्जाम है तो ऐसा तो होता नहीं है। हम उस स्ट्रेस को ओवरकम भी तो करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, फिर धीरे 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 हमारी वो टेंशन कम हो जाती है। तो ये कैसे होती है? ये होती है दो स्टेप्स में। पहला होता है आपका प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल, ठीक है। प्राइमरी अप्रेजल में ये वो स्टेप है जहाँ पर जब वो सिचुएशन आई तो हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उसको असेस करेंगे कि भाई ये किस तरीके की सिचुएशन है। अगर वो सिचुएशन मुझे टेंशन देने वाली होगी तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई इस सिचुएशन में ऐसा कोई फैक्टर है, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से मुझे टेंशन लेना चाहिए। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो सिचुएशन कैसी हो सकती है, उनको हम 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक होता है हार्म, एक होता है थ्रेट और एक होता है चैलेंज। हार्म कैटेगरी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्होंने हमें एक्चुअली कोई डैमेज पहुंचाया हो, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसी फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल किसी भी तरीके की कुछ ऐसा डैमेज, कुछ इंजरी हुई हो, है ना। तो जब कोई बैड हैपनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कोई बुरी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और उसका जो नतीजा आया है, उसका जो रिजल्ट है या उसका जो इफेक्ट पड़ा है, वो हो गया आपका हार्म कैटेगरी में। तो मान लो एक्सीडेंट हो गया और चोट लग गई है। तो जब चोट लग गई और उस चोट की टेंशन में ले रही हूँ कि यार बहुत ज़्यादा ना लग गई हो, मान लो आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो अगर उनको चोट लगी है तो उसकी वजह से जो आप टेंशन ले रहे हो कि यार तबीयत खराब हो गई किसी की, मान लो अब तबीयत खराब हो चुकी है, कुछ बैड हैपनिंग हो चुकी है, उसका जो इफेक्ट है कि यार इसका क्या नतीजा आएगा, इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ना नुकसान हो जाए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हें हम ऐसे सिचुएशंस को हम हार्म में डालेंगे। थ्रेट में क्या आता है कि पॉसिबिलिटी है कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है ये चीज़, तो उसके लिए हम डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊं। पहली सिचुएशन में हार्म में क्या है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो, अब इसका क्या नतीजा आएगा ये देखना है। सेकंड थ्रेट में क्या आएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं फ़ेल हो जाऊँ, फिर क्या होगा। तो जो चीज़ आपको ऐसा डरा रही है, कुछ आपको रिस्क फील हो रहा है, कुछ डेंजर फील हो रहा है जिस सिचुएशन से कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, पॉसिबिलिटी है, दैट सिचुएशन विल कम अंडर थ्रेट। और चैलेंज क्या होती है? कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी, कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल ज़िंदगी में जो आपको आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहा है, आपके बिलीव्स को, आपकी स्टेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, वो चैलेंज हो गया। कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अब वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आप उस नुकसान को, आप मतलब खुद को उसके उस नुकसान को पहुंचा सकने में रोक भी सकते हो। वो कैसे रोक सकते हो? अपने आप को प्रूव करके, भाई अगर मैं फेल हो गया तो मुझे इस बात का डर है, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है ना कि अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं इन लोग को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं फेल नहीं होऊंगा। तो दैट विल बी चैलेंज। आपने उसको एज अ चैलेंज ले लिया और अब आप यहाँ पर अपनी खूब मेहनत करोगे, अपनी एबिलिटीज़ को शोकेस करोगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम डाल देते हैं चैलेंज में। तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन को पहले तो कैटेगराइज करोगे कि ये आ किस कैटेगरी के अंदर रही है, हार्म में आ रही है, थ्रेट में आ रही है या चैलेंज में आ रही है, इवैल्यूएट करोगे। देन कम्स द सेकेंड स्टेप विच इज़ नोन एज सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में आपने जब अपनी जो भी टेंशन वाली सिचुएशन थी, जो स्ट्रेसर था, उसको अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर लिया, तो अब आप अपने ऊपर आओगे और आप देखोगे कि यार इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ, क्या मैं इस प्रॉब्लम का निवारण कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो एबिलिटी, वो जो रिसोर्स चाहिए इससे लड़ने के लिए या इसे दूर करने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए, क्या वो मेरे पास है। तो अब आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ को असेस करेंगे और अपने रिसोर्सेज को असेस करेंगे, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है इस सिचुएशन को हैंडल करने में।
अगर आपके पास वो अवेलेबल होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है उस स्ट्रेस को ओवरकम कर जाओगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या नुकसान पहुंचा जाएगी वो चीज़ आपको, है ना। अब स्ट्रेस जो ये है इसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस एक चीज़ है, और एक मेन जो चीज़ है दैट इज़ कंट्रोल। अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बहुत बार एग्ज़ाम दिया है और आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि यार मैं कर लेता हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है, बट मैं इस बार कर लूँगा, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम फील होगा, है ना। आपके क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपने देखा है कि भाई इतना कोई ज़्यादा मार्जिन से मेरा एग्ज़ाम नहीं छूट रहा है, या इतना कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा सा या 0.25 या 0.1 या ऐसे आप कह सकते हो मार्क्स से मेरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लूँगा, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर रहा है इन कंपैरिजन टू समवन एल्स जिसके पास्ट एक्सपीरियंस में उसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तरीके से एकदम मतलब बड़ी मार्जिन से फेलियर को फेस किया है, कि यार मतलब अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन, या नेगेटिव नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं। भाई ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे, तो उनके लिए क्या होगा वो सिचुएशन और भी ज़्यादा स्ट्रेस की, भाई मेरे बस की बात नहीं है, जब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा है, तो उनको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस पे भी स्ट्रेस डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो मेन है दैट इज़ कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। क्या वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी आप उस चीज़ को टेंशन ले रहे हो, है ना। तो जब मेरे कंट्रोल के अंदर वो चीज़ नहीं है तो मैं और कर ही क्या सकता हूँ टेंशन लेने के अलावा, टेंशन ही तो लूँगा। बट अगर वो चीज़ मेरे कंट्रोल में है तो मतलब मेरा एग्ज़ाम में आएगा ना, मतलब मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा या नहीं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे टेंशन दे रहा है वो चीज़। बट जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो है मेरी प्रिपरेशन, तो मैं प्रिपरेशन अपनी करूँगा। तो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लूँगा तो मुझे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो जो चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है वहाँ पर हमें स्ट्रेस कम फील होगा, कि हमें पता होगा अरे कोई बात नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये तो मेरे हाथ में है, इसको मैं ठीक कर लूँगा किसी भी तरीके से। बट जहाँ पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है कि क्या हो, मतलब हम चाहे जितना भी मेहनत कर लें, क्या हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो होना होगा वो होगा, हमें नहीं पता, तो उस सिचुएशन में हम टेंशन लेने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं, कंट्रोल कर नहीं सकते उस सिचुएशन को, तो हम टेंशन लेते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल। अब स्ट्रेसर्स जो हैं, जैसी सिचुएशन मैंने कहा, वो भी अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं कि बाहर का कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, और वो इंटरनल भी हो सकती हैं, जैसे आपकी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या कोई फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह से भी आप स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो। ठीक है। अब स्ट्रेसर पे हमारी बॉडी का किस किस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। देखो पहले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करेगी हमारी बॉडी। कैसे करेगी? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी जो है वो एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करेगी। फाइट एंड फ्लाइट का क्या है कि अगर मैं उस स्ट्रेस से लड़ सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं फाइट करूँगा, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। फ्लाइट का मतलब क्या है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो छोड़ देना उस चीज़ को। अब जहाँ पर ऐसे ही होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगी, और इस तरीके के रिस्पॉन्सेज को हैंडल करने में ये मदद करेगी, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी। जो भी हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम हिला हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल करेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सारे हमारे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हमारी बॉडी का जो सारे रेट्स इधर उधर हो गए ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, ये सारी चीज़ों को वापस से नॉर्मल लाने का काम करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। इमोशनल रिस्पॉन्सेज आएंगे, जैसे फियर, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आप इमोशनली फील करोगे। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या आएंगे? बिहेवियर में हमारे दो तरीके का काम हम कर सकते हैं, या तो हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कन्फ्रंट करेंगे, उससे लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे, उसको फेस करेंगे, और या तो फिर हम उसको अवॉइड कर देंगे कि छोड़ो भाई इस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि अगर हम इसके बारे में सोचेंगे या हम इससे लड़ने की कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हमारे को स्ट्रेस होगा। भाई अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, तो आपको क्या ही स्ट्रेस होगा? कुछ नहीं होगा। तो दो ही तरीके का बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो हम भाई उस स्ट्रेस को फेस करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, उससे लड़ेंगे, उस सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेंगे, या तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, भाड़ में जाए। ठीक है, दो तरीके से हम बिहेवियर शो कर सकते हैं। अब कॉग्निटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा? जो भी चीज़ ऐसी है उसके बारे में हमारे दिमाग में चलता रहेगा, कोई चीज़ जो हमें टेंशन दे रही है उसके बारे में हम ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। अब स्ट्रेस जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। इट कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है, कोई चीज़ थोड़ा कम स्ट्रेस दे सकती है। ड्यूरेशन में भी डिपेंड कर सकता है, किसी को बहुत थोड़े समय तक के लिए कोई स्ट्रेस हो सकता है, किसी को बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस हो सकता है ना। कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इन बेसिस पे हमारे, इन डायमेंशंस पे हमारा स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके का स्ट्रेस लोग फील करते हैं। जितना ज़्यादा इंटेंस, लंबे समय तक कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड होगा स्ट्रेस, उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर मान लो मैंने कोई सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रखी है, मेरे को पता है कि यार इसका नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है, तो मैं फिर भी उस सिचुएशन से डील कर ले जाऊँगी। बट अचानक से कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, अचानक से कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए जिसकी वजह से मुझे इतना स्ट्रेस हो जाए, तो वो तो मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, क्योंकि मेरे बॉडी को प्रिपेयर करने में भी तो वक्त लगेगा उससे डील करने के लिए। इन कंपैरिजन टू दैट सिचुएशन जहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड था ऐसा कोई आउटकम, तो मैं मेरी बॉडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड भी थी, तो वो डील कर ले गई। बट अनएक्सपेक्टेड में तो बॉडी प्रिपेयर नहीं है ना, तो वो डील भी कम कर पाएगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डाल जाएगा वो स्ट्रेस। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? फिजिकल हेल्थ हो गई, आपकी मेंटल हेल्थ हो गई, टेम्परामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद आता है सोशल सपोर्ट, अगर आपके पास लोगों का सपोर्ट अच्छा है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज आपकी अच्छी हैं, आप डील अच्छे से कर लेती है आपकी बॉडी ऐसी सिचुएशन से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि कोई ऐसी इशू हो गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आप उसको फाइनेंशियली हैंडल कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करेंगी, आपको मदद करेंगी। ठीक है, ये तो हो गई कि स्ट्रेस पे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। अब हम उस स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, वो भी अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, है ना, डील नहीं कर पाती है उनकी बॉडी स्ट्रेस से बहुत अच्छे से। कुछ लोग हैं थोड़ा नॉर्मल रहते हैं। तो ये पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जहाँ पर लोगों के कुछ रिस्पॉन्स पैटर्न्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो उनका कोई पर्टिकुलर तरीका है किसी सिचुएशन से डील करने का। कुछ लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी खुद को खुश सकते हैं, रख पाते हैं, उन सिचुएशन से डील कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो पर्सन टू पर्सन भी ये डिफ़र कर सकता है। और दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस, अगर आप खुद के बारे में अवेयर हो, अगर आपको पता है कि आप किस तरीके से चीज़ों से डील करना है, वो सारे अपने बारे में आपको नॉलेज है कि मेरे को किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मेरे को कैसे डील करना है, मेरे को अपने आप को कैसे काम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है ना, अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, किस तरीके से उस चीज़ से डील कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे और उस स्ट्रेस की सिचुएशन से डील कर ले जाएंगे, और वो स्ट्रेस आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। अंडरस्टूड? अब अगर आपको स्ट्रेस से डील करना है तो उसके लिए आपको उसके पहले सिम्टम्स भी समझ में आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस, या ये जो इशू, जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये क्या है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस? इसके लिए आपको उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। अब इसमें 3 तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले तो आपको फिजिकली कुछ इश्यूज़ होंगे, सेकंड विल बी इमोशनली आप कुछ फील करोगे, एंड थर्ड विल बी आपके बिहेवियर में भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। वो क्या है? फिजिकली आपको मसल टेंशन हो सकती है, हेडेक होगा, सर दर्द होना, आपको थकावट महसूस होगी, फटीग एंड चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू विल बी स्ट्रेस्ड। जब बॉडी नॉर्मल नहीं होगी तो रिलैक्स नहीं होगी, और रिलैक्स नहीं होगी तो स्लीप पैटर्न्स में भी इश्यूज़ होंगे, ईदर इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप, या तो फिर नींद ही नहीं आएगी, या तो फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनको ऐसी कोई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है ना, तो उनको एस्केप चाहिए होता है, बिकॉज डेलिबरेटली अगर चाहें वो तो उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, सो दैट सो जाएंगे तो होश में नहीं रहेंगे, और होश में नहीं रहेंगे तो वो सारी चीज़ें उनको फील भी नहीं होंगी, टेंशन भी नहीं होगी, दिमाग भी काम नहीं करेगा, तो वो एक्सेसिव स्लीप में भी कभी कभी रिजल्ट कर सकता है। स्ट्रेस आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने पे कहते हैं ना बड़ों को कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका बीपी शूट हो जाएगा या शूट अप हो जाएगा या कुछ ऐसा, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम होता है। इम्यून सिस्टम आपका वीक हो सकता है, फ्रीक्वेंट इलनेसेस हो सकती हैं, और तो और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब अपसेट स्टमक या खाने पीने में डाइजेस्टिव इश्यूज़, ये सारी चीज़ें भी फिजिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। खाने पीने का मन नहीं करता, ये सब तो एपेटाइट का आप जानते हो क्या इश्यूज़ होते हैं, खाने पीने का मन नहीं करता जब बहुत टेंशन होती है किसी चीज़ की, है ना। देन सेकेंड इमोशनल, तो ये आपको पता है कि आप इरिटेटेड फील कर सकते हो, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंग्जाइटी होगी, सैडनेस और डिप्रेशन, ये सारे कुछ आपके इमोशनल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। आप ओवरवेल्म्ड फील करोगे एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रेगुलेट नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट इज बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल खाना पीना पसंद नहीं करते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे तो एपेटाइट में चेंजेस हो सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्व होने का या पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा, और इन सारी चीज़ों से एस्केप करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग सो जाते हैं एस्केप लेने के लिए, कि सो दैट उनको ये वो अवेयर ही ना हो इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें उन्हें टेंशन दे सकती हैं। उसी तरीके से लोग कुछ अल्कोहल या ऐसे सब्सटेंसेस का भी यूज़ करते हैं जो उनको नशा दिलाता है, फिर जब वो नशे में होते हैं वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, है ना, तो ये भी एक एस्केप का तरीका है। या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, उस चीज़ को अवॉइड करते रहोगे, कॉन्सेंट्रेट करने में, कोई भी डिसीजंस लेने में, या अपने जो भी यूजुअल जो आपका रूटीन वर्क है
वो सब करने में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनल इश्यूज़ फील हो सकते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में कोई ऐसा इशू चल रहा है या आप ऐसी किसी ऐसी टेंशन से गुजर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी डिसीजन में या किसी भी एक काम पर आप फोकस या कॉन्सेंट्रेशन अपना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब किस किस तरीके से या किस किस फॉर्म में हम स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसका मतलब फिजिकली कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, या हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंटल हो। फिजिकल स्ट्रेस में आते हैं आपके कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी बॉडी को थका दिया या बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करा दी और आपकी बॉडी अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, देन दैट विल बी नोन एज फिजिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर जैसे ओवर एक्सर्शन हो गया, कुछ ज़्यादा आपने काम कर लिया, अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश कर दिया जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी उससे ज़्यादा, या अगर आपने बहुत दिन से प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब्ड है, पुअर न्यूट्रिशन, खा पी सही से नहीं रहे हैं, तो एनर्जी भी डेवलप नहीं होगी अच्छी बॉडी में, एंड देन उसके बाद भी स्ट्रेस फील होगा। या फिर कोई इंजरी है तो भी आप स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस फील कर सकते हो। जब बॉडी की जितनी नॉर्मल लिमिट है, जितने लेवल तक वो काम कर सकती है या फंक्शन कर सकती है, उससे ज़्यादा, उससे बियॉन्ड हम अपने बॉडी को पुश कर देते हैं, देन इस तरीके की कंडीशन होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रेस्ट करना, अच्छे से खाना पीना, ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो हमारे बॉडी को ऐसा फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आपके आती हैं जो भी आपकी सराउंडिंग्स में अगल बगल आसपास कुछ ऐसे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं, वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, देन दीज आर नोन एज, दिस स्ट्रेस इज नोन एज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जहाँ पर जो स्ट्रेसर्स हों वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हों। ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, क्राउडिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी आप इरिटेट होते हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो भी हमें अजीब तरीके की फीलिंग्स हो सकती हैं, या नॉइज़ कह सकते हो आप। फिर उसके बाद ये तो जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो जनरली अनएक्सपेक्टेड होते हैं और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जैसे कुछ कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल इवेंट, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक होगा, फायर हो गया, ये सारी चीज़ें भी, तो इनसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लोगों में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स। एक स्ट्रेस हमारे दिमाग की उपज भी हो सकती है, कुछ ऐसा हमारे दिमाग में कुछ हम बेकार की चीज़ें सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग से हमें स्ट्रेस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ इतना ज़्यादा डेलिब्रेट हम उस पर सोच विचार करें, या उस चीज़ को इतना हम एग्जैजरेट करके सोचते हैं, चीज़ों को नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि हमें उसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है। मे बी शायद वो एक्चुअल में वो सिचुएशन उतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो भी ना, बट हम उसे इतना बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे कि हमारे दिमाग की उपज होती है। तो इस तरीके के स्ट्रेस को वी कॉल इट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो हमारी साइकोलॉजी, हमारी कॉग्निटिव जो भी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, उन सब चीज़ों की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, इनका सोर्स क्या होता है, दीज हैव इंटरनल सोर्सेज, जैसे हमारे जो थॉट्स हैं, वरीज हैं, इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें, या हमारे जो परसेप्शन और मेंटल स्टेट है उसकी वजह से जो हमें स्ट्रेस फील होता है। अब कॉमन किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की थॉट्स हैं जो स्ट्रेस ऐसा जनरेट कर सकते हैं। पहला होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब जब हम कोई काम करना चाह रहे थे या कोई गोल अचीव करना चाह रहे थे और वो हम नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू XYZ एनी रीज़न, कोई भी जेन्युइन रीज़न हो सकता है या कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से हम जो काम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, दैट इज़ नोन एज फ्रस्ट्रेशन। अब इसमें जैसे हो सकता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ काम आप करना चाहते हो या आपका एक तरीके से अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को लीड करने का मन है, एंड देन सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसे नॉर्म्स लगा दिए गए हैं कि आप वो काम नहीं कर पाते हो, देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज उन चीज़ों में आप कुछ कर नहीं सकते, उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। इंटरपर्सनल हर्ट हो सकता है, एकेडमिक स्ट्रगल्स होते हैं, पुअर ग्रेड्स हैं, तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि आप कोशिश कर रहे हो फिर भी यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड, है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की, आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते थे बट यू आर नॉट एबल टू। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पर किसी भी दो ऑप्शंस के बीच में आपको कन्फ्यूजन होती है और वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है कि किसी एक चीज़ को चूज़ करने के लिए आपको दूसरी वाली चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और ये भी एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर स्ट्रेस हो सकता है लोगों को। तो दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें से कौन सा मैं चूज़ करूँ और कौन सा जाने दूँ। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है बट ऑल्सो एक स्टेबिलिटी चाहिए, या एक तरीके से आप कह लो आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, अपना खर्चा एटलीस्ट आप उनके ऊपर से हटाना चाहते हो, देन दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि आप क्या करो, आप पढ़ाई कंटिन्यू करो या जॉब टेकअप करो, या लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में भी आप कन्फ्यूज्ड होते हो बहुत बारी, दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड विल बी इंटरनल प्रेशर। हमारी खुद की भी कभी कभी हम अपने ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ आवर सेल्व्स कि हम खुद की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पाते। वो भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है कि यार मैं ये काम कर सकता था या मुझे ये काम कर लेना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया समहाउ। तो अपनी खुद की जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट ना कर पाने की वजह से भी हम स्ट्रेस्ड हो सकते हैं।
उसके अलावा जो अगल बगल की दुनिया है वो सारी तो है ही प्रेशर बनाने के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को तो फुलफिल कभी भी कोई नहीं कर सकता पूरी तरीके से, है ना। तो बहुत सारे तरीके के अजब अजब तरीके के लोगों से हमें डील करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे पर्सनालिटी क्लैशेस भी हो सकता है हमें उनकी पर्सनालिटी की कोई बात अच्छी ना लगे, हो सकता है वो कह सकता है उन्हें तो हमारी कोई बात अच्छी वैसे भी नहीं लगने वाली है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होगी या झगड़ा होगा या लड़ाई होगी, इस तरीके का कुछ भी क्लैश होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से भी हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की कैसे हमारे थॉट से हमारे मेंटल स्टेट से हम स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेस, जहाँ पर सोसाइटी में या जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं लोगों से उनके रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो हमें स्ट्रेस्ड फील करा सकते हैं, जैसे फैमिली इश्यूज हो गए। फैमिली में भी ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभी आइडियाज़ आपके मैच नहीं करते हैं जनरेशन गैप की वजह से, या फॉर एनी रीज़न पर्सनालिटी क्लैशेस वहाँ भी हो सकते हैं, या घर में कुछ ऐसा इशू हो गया, कुछ ऐसी जैसे आप कह सकते हो कोई इलनेस या डेथ, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। नेबर्स और जो अगल बगल के जो नियर आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन में कोई इशू हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई तो वहाँ से, या फिर और उसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अटेंडिंग अ पार्टी माइट बी स्ट्रेसफुल फॉर समवन, जिसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, जिसको अपने घर में सुकून में रहना ज़्यादा पसंद है, उसके लिए किसी पार्टी में जाना भी एक इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने मन के अगेंस्ट जा रहे हैं बेसिकली, जो उनका मन नहीं है वो काम करना पड़ रहा है और इसकी वजह से भी वो स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो तरीके हैं स्ट्रेस को जनरेट करने के सारे सारे जो भी टाइप्स हैं ये अकेले अकेले ही इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। आप देख रहे हो ना, जैसे सोशल स्ट्रेस में हमने पीछे पढ़ा ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, वहाँ पर कभी कभी कुछ सोसाइटी से रिलेटेड या कुछ सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स या कुछ ऐसा प्रेशर होता है या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस, ये सारी क्या है, ये कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रेस से ही तो आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जो है वो हर हर टाइप इंडिपेंडेंट है, एक जो है दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है और एक किसी का रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे कोई भी फिजिकल स्ट्रेस है वो इंटर्न आपको, जैसे मान लो लैक ऑफ स्लीप है तो ये एक फिजिकल स्ट्रेस है, बट इसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिर वो हमारे सोशल इंटरेक्शंस को भी अफेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पर सोशल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सोर्सेज क्या है स्ट्रेस के, उसमें सबसे पहले हमारे लाइफ इवेंट्स आएंगे। लाइफ इवेंट्स मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, किसी की लाइफ कांस्टेंट होती नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हर वक्त पे परिवर्तन है कुछ ना कुछ, और हमारी बॉडी क्या है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है, वो चेंज को रेजिस्ट करती है, हमारा माइंड भी यही करता है। तो जब भी ऐसे कोई चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, ऐसा कोई इवेंट आया तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम स्ट्रेस फील करते हैं। कभी कभी प्लान्ड भी होता है कि जहाँ पर हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट देन उसकी वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी जल्दी एडजस्ट कर ले। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इतने होम सिक होते हैं कि उनको कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, वो कहीं बाहर एडजस्ट नहीं कर पाते, बट देन उनको पता है कि उनको जाना है 2 दिन के लिए कहीं पर, उनको वहाँ पर रहना पड़ेगा, या उनको अपने बेड को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर या अपनी फैमिली से दूर कहीं रहना पड़ेगा, तो भी वहाँ पर वो फिर भी स्ट्रेस्ड फील करेंगे बिकॉज उनको इस तरीके की कोई इशू है। और जब अनएक्सपेक्टेड हो यही चीज़, जहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ अनप्लान्ड इवेंट ऐसा हो गया कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेकर के आएगा, है ना, जिसको डील करने में भी हमें ज़्यादा इशू होगा। तो इस तरीके के कुछ भी उतार चढ़ाव जो लाइफ में होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से, उनसे डेवलप होने वाले स्ट्रेस हमारे सारे लाइफ इवेंट्स में आते हैं। लाइफ इवेंट्स हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। प्लान्ड इवेंट्स स्ट्रेसफुल हो सकते हैं बिकॉज वो हमारे यूजुअल रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट बिकॉज वो एक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़ा बेटर तरीके से डील कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स, या जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो यहाँ पर हमारे जो कोपिंग रिसोर्सेज हैं उन सबको असेस करने में वो पहले से प्रिपेयर नहीं है ना हमारा माइंड या हमारी बॉडी, तो वो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं। अब एक कोई प्रॉब्लम आई, फिर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है ना लाइफ में, तो एक के बाद एक आती हैं अंटिल इट गेट्स वर्स, है ना। मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो डाउनफॉल जब आता है ना, तो वो बिल्कुल लगातार एकदम नीचे जाता हुआ ग्राफ होता है। तो उस तरीके से जब लगातार इस तरीके के कोई लाइफ इवेंट्स होते हैं जो स्ट्रेसफुल होते हैं या नेगेटिव इस तरीके का कोई इवेंट होता है, तो इस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस से, या ये जो लगातार लॉन्ग टर्म तक आप स्ट्रेस फील करें, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं और यहाँ तक कि कुछ डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, देन कम्स हैसल्स। हैसल्स ना बहुत बड़े कोई लाइफ इवेंट नहीं, बट डेली लाइफ में हमारे कुछ छोटे छोटे इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ बुरा लग गया। जैसे आज हमारी मान लो लड़ाई हो गई मम्मी पापा से, या घर पे किसी से, भाई बहनों में, या कहीं भी कुछ छोटा सा इशू, या आप सड़क पर जा रहे थे, कहीं आपकी थोड़ी झिकझिक हो गई, किसी की ड्राइविंग स्किल में कुछ इशू था और इसकी वजह से एक्सीडेंट छोटा सा हुआ, या अगर मान लो होते होते बचा, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, ऑफिस में कोई इशू हो गया, A to Z एनीथिंग सच छोटे छोटे जो लाइफ इवेंट्स हैं, हैसल्स इन्हें हम कहते हैं। और
उस वक्त पे आप उतना ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करते हो, एंड देन वो फिर धीरे धीरे आप उसको इग्नोर कर देते हो, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, 4-5 घंटे बाद आप वो भूल जाते हो, अपनी लाइफ में आगे काम करते हो, सारा रूटीन चलता है। बट एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब ये घड़ा भरते भरते भर जाता है, तो जब ऐसे छोटे छोटे कुछ इवेंट्स हैं जो मतलब जिनकी वजह से आपको कुछ बुरा लगा या स्ट्रेस हुआ या कुछ भी ऐसी टेंशन हुई, कहीं भी कुछ भी ऐसी डिस्टर्बेंस हुई, तो वो जब इकट्ठा होते हैं ना, तो अचानक से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब अच्छे अमाउंट में इम्पैक्ट डालते हैं वो आपकी वेलबींग पे, आपकी मेंटल स्टेट पे। इन्हें हम हैसल्स कहते हैं। अब ये भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देखो, नॉइज़ हो गया, कम्यूटिंग, क्वेरल्स एंड नेबर्स, ट्रैफिक जैम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड चैलेंजेस, कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, जैसे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हो सकती हैं। अब इनमें आप बैठ के पूरे टाइम टेंशन नहीं लेते हो, बट हाँ, वो कहीं ना कहीं अंदर आपके माइंड में सेव होता जाता है। जॉब रिलेटेड कुछ इशूज़ हो सकते हैं। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, एक्सपेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रेशर ऐसे आता रहता है और वो इकट्ठा हो जाता है। और जब ये सब इतना इकट्ठा हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी साइकोलॉजी को, हमारी बॉडी को। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आपके मन में ये सब चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, ये कोई दूसरा अगल बगल वाला नोटिस भी नहीं करने वाला, उनको पता भी नहीं है कि आप किन डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हो, तो आप अकेला भी महसूस करते हैं, और ये और भी ज़्यादा बढ़ा देता है आपके स्ट्रेस लेवल को। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आर सम ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनकी वजह से आपको कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कुछ आप पे धक्का पहुंचा हो, या साइकोलॉजिकल स्टेट को आपके डिस्टर्बेंस हुई हो बहुत ज़्यादा, जैसे फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी या नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारे आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आएंगे। अब ट्रॉमेटिक इवेंट्स जिस वक्त पे वो इवेंट हुआ है उस वक्त पे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लगेगा ही, बट उसके बाद भी आप ऐसे कोई इवेंट, मतलब ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिनको आप कभी भूल ना पाओ, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो, कुछ एक बड़ा हिस्सा, मतलब आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर हो, दैट विल बी नोन एज ट्रॉमेटिक इवेंट। तो वो आप जब ट्रॉमा से या उस सिचुएशन से निकल आए हो, उसके बावजूद भी उसका असर जो है वो आपके मन पे, आपके दिल पे, आपके दिमाग पे रह जाता है, और उसके ख्याल या उससे जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, आपको एक एंग्जाइटी होगी, आप घबराओगे, आपको घबराहट होगी, या आपको बुरा फील होगा, या आप उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे, है ना। वो डिस्टर्ब करेगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये जब सारी चीज़ें या ये जो सारे इवेंट्स हैं, या आप कह सकते हो ये जो एक इशू है, ये लगातार जब चलता रहता है तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा वाली सिचुएशन से निकलने के बाद जब हमें इस तरीके का प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हम फील करते हैं, और वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेता है, देन दैट इज़ नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि वो एक डिसऑर्डर बन गया है, तो हमारी फंक्शनिंग भी उसी तरीके से ख़राब होती जाएगी, डेट्योरेट होगी, हम रिलेशनशिप्स भी सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे सही तरीके से लोगों से, और उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो जॉब में हमारी परफॉर्मेंस है, या कहीं भी जो भी जिस तरीके से हमारे काम हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही सही हो जाएगा, या हम अपने आप से किसी तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा बड़ा, इतना भयानक मेजर रूप ले लिया है इस प्रॉब्लम ने, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हमें डॉक्टर से बात करके, उनको कंसल्ट करके सही तरीके से डील करना, इस चीज़ से पता करना होगा, और हम काउंसलिंग या थेरेपी के थ्रू इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिकवर करने के लिए हमारे को प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सीख हमें करना होगा। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था, छोटी छोटी बातें और नॉर्मल बातें हैं जनरल लाइफ में जो आप सब जानते हो। इस क्लास के नोट्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये यूज़र नेम टेलीग्राम पे टाइप करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उसके अलावा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ क्लास के नोट्स ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजफुल स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्विजेज भी हम लोग करते हैं, ग्रुप में करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। वहाँ पर आपको ये सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री बिल्कुल मिल जाएंगे। इसके अलावा रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, ये सारे भी आपको मिलेंगे। और प्लस उसके बाद आप अपने डाउट्स या जो भी आपको है वो ऐसा कमेंट में भी लिख के बता सकते हो, और ग्रुप में भी हम इसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी चल रही है। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट, अपने लाइक्स के थ्रू हमें सपोर्ट करिएगा, और बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, और हम और क्या इसमें बेटर कुछ कर सकते हैं, या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो सारे भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे जो बचा हुआ है, और वो भी छोटा सा है, ईजी है, तो वो कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।